हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्लास में जॉन कीट्स के बारे में 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जॉन कीट्स की फैमिली स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा, इनके परिवार के बारे में समझा, इनकी बायोग्राफी को हमने काफ़ी शॉर्ट में समझा है। ठीक है ना? तो अब हम शुरुआत करते हैं इनकी थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनका ये है कि इनकी जो बिलव्ड थी, इनकी जॉन कीट्स की बिलव्ड जो थी इनका नाम था फैनी ब्राउन। इनका नाम फैनी ब्राउन था, जिनसे इनकी मुलाकात 1818 में होती है। इनकी मुलाकात जो है फैनी ब्राउन की मुलाकात से, जॉन कीट्स की मुलाकात फैनी ब्राउन से 1818 में होती है। ठीक है? और ये इनकी जो है हालांकि इनकी शादी नहीं हुई थी। जॉन कीट्स की जो है बहुत कम 35 इयर्स की अर्ली एज में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से इनकी शादी तो नहीं हो पाई थी। लेकिन इन 1818 के बाद 1821 तक इनके 3 इयर्स तक इनके काफ़ी अच्छे इनसे रिलेशन बने रहे। अफेयर इनका काफ़ी अच्छा चलता रहा। और वो अफेयर भी कहते हैं कि उस समय भी जब जॉन कीट्स जो है की तबीयत खराब हो गई थी, जब इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, डॉक्टर ने बता दिया कि कंडीशन बहुत गड़बड़ है, तब ये वो कंडीशन कहते हैं कि उस समय भी जो है एक पर्दे की आड़ में, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए, तो उसकी आड़ में भी ये लोग जो है आपस में मिला करते थे। जब डॉक्टर ने उनको लोगों को मिलने से मना कर दिया कि भाई आप किसी के संपर्क में ना आइए, जॉन कीट्स को बता दिया था, तब भी जो है ये लोग जो है एक दूसरे से मिला करते थे। ठीक? और इनकी दूसरी एक तो पहली, एक इनकी दूसरी बिलव्ड का भी नाम आता है, जिनका नाम इसाबेला जोन्स है। इसाबेला जोन्स है। इनसे इनको जो है 1818 में इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है? अगला इनका दूसरा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके लिए है कि इनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क था, इनकी जो फर्स्ट सोनेट है, जो इनका फर्स्ट पब्लिश वर्क जो इनका है जॉन कीट्स का पब्लिश्ड वर्क जो जॉन कीट्स का है, वो जॉन कीट्स का फर्स्ट पब्लिश वर्क जो है वो नाम है ओ सॉलिट्यूड। ओ सॉलिट्यूड ये इनका जो है फर्स्ट वर्क होता है, ओ सॉलिट्यूड। और ये जो है एक सोनेट है। क्या है? ये एक सोनेट है। और जिसको जो है इस सोनेट को, और जो फर्स्ट पब्लिश वर्क इनका और 2 सोनेट है, ये 1816 में पब्लिश हुई थी। 1816 में पब्लिश हुई थी। और इसको जो है पब्लिश करवाया था ले हंट ने। ये जो ओ सॉलिट्यूड थी, कि आप एक बात जान लीजिए कि ले हंट का जॉन कीट्स के जीवन में बहुत बड़ा योगदान था। ले हंट तो है पीवी शेली की भी लाइफ में काफ़ी अच्छा योगदान दिए थे। लेकिन आप जान लीजिए कि इनको पोएट बनाने, जॉन कीट्स पोएट्स बनाने में, पोएट्री के क्षेत्र में आमंत्रित करने के लिए ले हंट का बहुत बड़ा योगदान है। और ले हंट की एक मैगजीन थी, ले हंट की एक मैगजीन चलती थी जिसका नाम था द एग्जामिनर। और उस एग्जामिनर में इनकी जो है एक ओ सॉलिट्यूड जो है पोएम ये पब्लिश होती है। ठीक है ना? ये 1816 मई में पब्लिश होती है। और इसके साथ जो है इनकी एक पोएम और पब्लिश होती है। फर्स्ट पोएम, पहली पोएम ये थी, और इसके साथ दूसरी पोएम इनकी जो पब्लिश होती है वो होती है टू माई ब्रदर। टू माई ब्रदर, टू माई ब्रदर ये पोएम भी जो है, एक पोएम जो है इसके साथ पब्लिश होती है। ठीक है ना? ये दोनों वर्क जो है इनके एक ले हंट की मैगजीन जॉन द एग्जामिनर में पब्लिश होता है। तीसरा आप आ रहा है कि इनको जो है, जो इन्होंने 1816 में एक वर्क लिखा था एंडिमियन। एंडिमियन एक वर्क लिखा था। इसको ब्लैकवुड मैगजीन में और क्वार्टरली रिव्यू इन मैगजीन में इसको क्रिटिसाइज किया गया था। इसको जो है क्रिटिसाइज जो है
इन दोनों मैगजीन में इनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया है इस वर्क को, ठीक है ना। इस वर्क को इंडिपेंडेंट को बहुत तगड़ा इन दोनों मैगजीन में बहुत तगड़ा इनको क्रिटिसाइज किया गया। और क्रिटिसाइज करने वाले कौन थे? ब्लैकवुड मैगजीन में जो है इसको करते हैं जॉन लॉक हार्ट, ये जो है ब्लैक इसमें करते हैं। और इसमें जो है करते हैं विल्सन क्लॉकर। ये दो लोग जो हैं, जॉन लॉकहार्ट, देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। जॉन लॉकहार्ट ने ब्लैकवुड मैगजीन में इंडिया को क्रिटिसाइज किया और विल्सन क्लॉकर ने क्वार्टरली रिव्यू में इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और एक इंडियन जो है, जो एक पोएट थे चैटरसन, उनको ये डेडिकेट की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनका तीसरा फैक्ट ये है कि इनको ही बरीड, इनको दफनाया गया है। इनको जो है जहां पर रोम में दफनाया गया है, वहां पर जो इनको जोसेफ सेवन और जो इनके फ्रेंड थे, और पीवी सेली, इनके दोनों के साथ में दफनाया गया है। मतलब इनकी दोनों की जो रोम में तीनों लोगों की जो कब्र है, मतलब एक्सपायर तो आगे पीछे होते हैं, ये नहीं कि तीनों लोग एक साथ एक्सपायर हुए थे, लेकिन तीनों लोगों की जो कब्र बनाई जाती है, जो समाधि बनाई जाती है, और रोम में जो है एकदम पास में अगल बगल में बनाई जाती है। चौथा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको लॉर्ड टेनिसन ने इनको जो है लॉर्ड टेनिसन ने कहा है इनको ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। इनको लॉर्ड टेनिसन ने जॉन कीट्स के लिए बोला है कि ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ 19th सेंचुरी। इनको 19th सेंचुरी का लॉर्ड टेनिसन के विचार के अनुसार जॉन कीट्स जो है 19th सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट थे, ठीक है। उसके बाद इनका जो है अगला पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए है कि आप जानते हैं कि इन्होंने अपने भाइयों को पिछली क्लास में बताया है कि इनके भाई थे जॉर्ज, जो कि अमेरिका में जाकर बस गए थे, और जिनको ये जो है अपना पत्र लिखा करते थे, अपने पत्र वगैरह लिखा करते थे। तो उसी क्रम में इन्होंने एक लेटर लिखा था जो अपने भाई को लिखा था 21 दिसंबर 1870 में, जिसमें इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का जिक्र किया है। मतलब निगेटिव कैपेबिलिटी जो है उसको जो इन्होंने दिया है, थ्योरी दी है, उसकी थ्योरी जो है इन्होंने अपने भाई को लिखा है लेटर 21 दिसंबर 1817 को लिखा था। उसी में इन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का यूज किया है। अब देखिए निगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या चीज़ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि निगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या चीज़ है। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे इनका कहने का मतलब होता है कि हर वर्ग ऑथर को जो है, जो भी ऑथर हो, चाहे वो कोई भी वर्ग लिखता है, चाहे वो सोनेट हो, चाहे पोएम हो, चाहे प्रोज हो, चाहे ऐसे हो, या हो आपका प्ले वगैरह है, ड्रामा वगैरह, कोई भी चीज़ हो, तो उसमें निगेटिव कैपेबिलिटी का जरूर यूज होना चाहिए। और निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो वर्क हो वो सब्जेक्टिव मोड में ना लिखा जाए, बल्कि ऑब्जेक्टिव मोड में लिखा जाए। मतलब इनका कहने का मतलब ये था कि जो भी वर्क लिखा जाए उस वर्क में ऑथर का, जो भी उसका ऑथर है, उस वर्क का ऑथर है, उसके वो अपनी लाइफ को उससे दूर रखे, अपने वर्क को अपनी लाइफ से दूर रखे। मतलब उस वर्क को पढ़ने के बाद किसी को भी, मतलब उसके मतलब जो ऑथर है उसके जीवन का कोई भी फर्क उसके ऊपर, उस वर्क पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि जॉन कीट्स के बारे में आप जान रहे हैं कि जॉन कीट्स जो है बहुत दुखी थे। इनका शुरुआत से ही जब ये 9 साल के थे, कुल मिला के 9 साल के थे, तब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है।
इनकी माँ दूसरी शादी कर लेती है, कितना बड़ा दिक्कत इनको जो है ग्रैंड माँ के साथ रहना पड़ता है। उसके बाद जो है जब एक मात्र जो है 15 ईयर्स के थे तब इनकी जो है माँ की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। माँ की भी डेथ हो जाती है, इनका एक भाई जो था वो अमेरिका चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है, दूसरा भाई जो एक्सपायर हो जाता है। इस तरह इनका जीवन तो, और खुद भी जो है बीमारी से पीड़ित थे, खुद भी को भी बीमारी हो गई थी, तो ठीक है ना। तो इनका जीवन तो बहुत होता, तो लेकिन उनके वर्क को पढ़ने के बाद आपको ऐसे एहसास नहीं होगा। जैसे आप पीवी शैली का वर्क पढ़िए, तो पीवी शैली को वर्क पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा। उनका जो है सब्जेक्टिव मोड में लिखा गया है, उनका ओड टू वेस्ट विंड पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है ना, लंदन इन 1819 ये पढ़िए आप, ठीक है ना। ये सारी वर्क जो है कि इनकी जितने भी वर्क हैं पीवी शैली की, उनको आप पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि पीवी शैली ने अपने लाइफ के बारे में पूरा एकदम लिखा है। जो उनका मूड था वो अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं। लेकिन जॉन कीट्स का कहना था कि एक वर्क जो होता है अच्छा होता है जिसमें निगेटिव कैपेबिलिटी का यूज किया जाए, जिसमें मतलब ऑथर जो है अपने आप को, अपने जीवन के बारे में कुछ भी सोचना करे। और जॉन कीट्स के हिसाब से एक निगेटिव कैपेबिलिटी जो है सबसे बढ़िया जो है शेक्सपियर के प्ले में मिलती है। उनका कहना था कि शेक्सपियर का प्ले आप पढ़ लीजिए, लेकिन पूरा प्ले पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, लेकिन जो है शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, किसी उनके मूड के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में आप कुछ भी पता नहीं पाएंगे। तो ये निगेटिव कैपेबिलिटी थी। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि किड्स जो हैं इन्होंने कभी भी अपने जीवन में नेवर अप्रूव्ड, इन्होंने पीवी शैली, ये जो है पीवी शैली के व्यू पे ऑन सोसाइटी, पीवी शैली के जो व्यू था, जो उनका विचार थे सोसाइटी, समाज के प्रति जो उनके विचार थे, उन विचारों से जॉन कीट्स कभी भी सहमत नहीं थे। जॉन पीवी शैली के विचारों में आपको काफी विस्तार से बताया था कि पीवी शैली के विचार कैसे थे समाज के बारे में। वो सामाजिक जो बंधन, जितने भी बंधन होते हैं सामाजिक, चाहे माँ बाप का बंधन हो, चाहे शादी विवाह का बंधन हो, वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते थे। वो एकदम हर तरीके के जो है रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ थे। तो लेकिन पीवी शैली, जॉन कीट्स जो थे, ये पीवी शैली की इन विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। इनका कहना, जॉन कीट्स का कहना था कि जो नियम बनाए गए हैं, जो शादी विवाह के संबंध है, एक शादी कर लिए, उनके साथ वफादारी के साथ रहना चाहिए हमको, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है जॉन कीट्स के विचार थे। लेकिन पीवी शैली के विचार इनसे उलट थे। भाई उनके बारे में आप जानते हैं पीवी शैली को कि 1811 में बिना घर वालों की मर्जी से उन्होंने एजेड वेस्टब्रुक से शादी कर ली, और हेडेड वेस्टब्रुक के साथ शादी कर ली। 1814 में दोबारा शादी करके दिखा रहे हैं सबको कि भाई देखिए जो मैटर था उनके शादी रिलेटेड, जो भी मैटर थे, जो डिस्प्यूट थे समाज में, उसको सुलझाने के लिए उन्होंने दूसरी शादी की 1814 में, और शादी कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है मैरी शैली के साथ गायब हो जा रहे हैं, और मैरी यहाँ पर पत्नी है तो इनको डाइवोर्स भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब उनके साथ घूम रहे हैं, उनके बच्चे भी हो जा रहे हैं मैरी शैली के। इधर जब 1860 में एक्सपायर होती हैं तो मैरी शैली से शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह पीवी शैली के विचार थे। लेकिन एक जॉन कीट्स जो थे, इनके विचार कि इनकी जो फैनी ब्राउन इनकी थी, उनके साथ इन्होंने अंत तक शादी नहीं हुई, लेकिन उनके साथ जो है एक वफादारी थी, लॉयल थे अपने परिवार के प्रति, ठीक है। तो इस तरह जो है ये कभी भी जो है इनके विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है ना। अब उसके बाद सातवां जो हमारा आ रहा है, सातवां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सातवां कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इनके लिए कि इन्होंने जो है इनका जो एक वर्क था, इनका इनकम्प्लीट वर्क जो है, इनकम्प्लीट वर्क जो है इनका इनकम्प्लीट वर्क जो है इनका, वो है ओड टू माया, ओड टू माया, ठीक है।
ये वर्क जो है इनका ये इनकम्प्लीट वर्क है। O2 माया इनका जॉन कीट्स का इनकम्प्लीट वर्क है, ठीक है ना। अगला जो है, अगला वर्क इनका है जो 9 वर्क है इनका लास्ट वर्क, जो इनका लास्ट कंप्लीट वर्क जो था, इनका जो लास्ट वर्क है कंप्लीट वर्क, वो वर्क है इनका ब्राइट स्टार वुड आई ब्राइट स्टार वुड आई स्टेड फास्ट। ये वर्क जो है इसका ब्राइट स्टार वुड आई स्टेड फास्ट, ये इनका लास्ट वर्क था जो कि क्या है कंप्लीट वर्क है। और ये जो है पब्लिश होता है 1838 में पब्लिश होता है, ये पब्लिश होता है 1838 में पब्लिश होता है, ठीक है ना। 1838 में ये पब्लिश होता है वर्क, और इस ठीक है ना, ये वर्क 1838 में पब्लिश होता है। और ये क्या है, एक सोनेट थी, ये वर्क जो है इनका एक सोनेट थी, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट ये है कि इन्होंने अपने जीवन में 54 पोएम लिखी थी, और इन्होंने अपने करियर में 3 नॉवेल्स लिखी है, ठीक है ना, 3 नॉवेल्स लिखे हैं। तो इस तरह जो है हमने इस क्लास में जॉन कीट्स से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने जाना, और उसके अलावा हमने निगेटिव कैपेबिलिटी को भी अच्छे से समझा कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या चीज़ होती है। एक साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में हमने इसके बारे में समझा कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, और इनके हिसाब से, जॉन कीट्स के हिसाब से शेक्सपियर के वर्क में निगेटिव कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जॉन कीट्स से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर, नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर हम आपसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तब तक हम आपसे विदा चाहते हैं, और आपको क्लास कैसे लगी आप जो है क्लास को लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, ठीक है ना।